मेरा नाम विशिष्ट छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के प्रकार। पिछले वीडियोस में हमने ये समझ लिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। फिर भी एक बार शुरू करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सिंपल बातें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। भाई, उद्यमी क्या होता है? यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो अपने वातावरण में नवीन अवसर और परिवर्तनों की खोज करता है। देखो, मैं बहुत सिंपल बताता हूँ। एंटरप्रेन्योर का फंडा ये है कि वो अपने आसपास में मौका देखता है। मौका कहाँ से मिलता है? सबसे पहले आप समस्या देखो। अगर आपको लगता है आपके आसपास सोसाइटी में कोई समस्या है, और अगर आपको ये भी लगता है कि मैं समस्या को दूर कर सकता हूँ और इससे एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, तो फिर आपके अंदर उद्यमी वाला माइंडसेट है। आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन नहीं हो सकते, इसलिए आपको अपना एरिया भी चुनना होता है। तो आपको एक समस्या या मौके को या अवसर को देखना होता है। बेसिकली वो शुरुआत में समस्या होती है। अगर आप उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, न केवल सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा सकते हो बल्कि खुद को भी फ़ायदा पहुंचा पहुंचा सकते हो, तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन पे हैं। फिर वो क्या करेगा? वो नवकरण करेगा, कुछ नवा नया कार्य करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में एक शब्द जो पक्का है वो है नवाचार। वो कुछ नया करता है। या तो वो मेथड को बदलेगा, या वो नया बिजनेस डालेगा, या वो नए सोर्सेज से रॉ मटेरियल मंगाएगा, या वो नए एरियाज़ में माल बेचेगा, या वो नए तरीके अपनाएगा। नया, नवाचार शब्द एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेन शब्द है। वो एंटरप्रेन्योर फिर एक उपक्रम की स्थापना करेगा। और चूंकि आपको एक बिजनेस सेटअप करना है जिसको स्टार्टअप बोलते हैं, है ना, आजकल स्टार्ट, क्योंकि पहली बार आप स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टार्टअप के लिए वो फंडिंग अरेज रेज करेगा, पैसा जुटाएगा। और आपने तो सोचा कि चल जाएगा, लेकिन नहीं चला तो? क्योंकि एक और बात है, आप समझिए। मोहल्ले में 4 किराने की दुकान है, आप 5 ही खोल लोगे ना तो थोड़ा बहुत तो बिक ही जाएगा, उसमें कोई रिस्क नहीं है। हालांकि फिर उसमें कोई मज़ा भी नहीं है। क्योंकि लेकिन आपको पता है कि थोड़ा बहुत सामान तो मैं भी बेच लूँगा। लेकिन जब आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं ना, जो किसी ने नहीं किया, आप नए तौर तरीकों पे जाते हैं, तो उसमें रिस्क होती है, तो वो रिस्क भी आप बेयर करते हो। मैं मेन जो आपको इसमें पढ़ाने लग रहा हूँ वो है आपके टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, बहुत तरीके से इस टाइप्स को बताया जा सकता है। मैं अभी इस चार्ट में देख के आपको एक सिंगल सिंगल लाइन में बताने की कोशिश करूँगा, फिर अपन थोड़ा डिटेल में जाएंगे। मोटा मोटा अपन एक सिंगल सिंगल लाइन में सुन लो। अगर नेचर के आधार पे कहें, तो नेचर के आधार पे उद्यमी 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नव प्रवर्तक, जिनके दिमाग में फर्स्ट टाइम आइडिया आता है ना, पहली बार आइडिया आता है, यार ये करना चाहिए, ये चीज़ सोसाइटी ने, दुनिया ने देखी नहीं है, मैं ये चीज़ लेके आऊँगा। वो कहलाते हैं नव प्रवर्तक, इनोवेटिव। उसके बाद होते हैं अनुकरणशील, इमिटेटिव, जो उनकी नकल करते हैं। कोई चीज़ मान लीजिए फॉरेन में चलती थी, आप उसे इंडिया में लेके आ गए, तो वो है अनुकरणशील। सावधान, सावधान ये होते हैं, ये समझिए वो इंडिया में जो ट्रेडिशनल फैमिली क्लासेस होती है ना, वो ये वाले होते हैं सावधान उद्यमी। वो जो चीज़ें चल रही है चलने देते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, कब छेड़ते हैं? जब उनको लगता है ना कि यार अब नहीं छेड़ेंगे ना तो हम आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे, हम आउटडेटेड हो जाएंगे, तो बिल्कुल वो एन मोमेंट पे जाके चीज़ों में परिवर्तन लाते हैं। और आलसी, आलसी तो वो लोग होते हैं जो अपना विनाश हो जाना पसंद करते हैं लेकिन चेंजेस नहीं लाएंगे। आलसी उद्यमी मतलब समझो, आज तुम्हें दिख रहे हैं ना, तो 10 20 30 साल बाद अगर उस इंडस्ट्री में परिवर्तन आया तो वो तुम्हें नहीं दिखेंगे। उनको उनको कहना है कि हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे। खैर, इसके बाद ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे अभी। चलो मैं यहीं से पढ़ के बताता हूँ ना। तो सबसे पहले इस, आप उस ग्राफ से भी देख सकते हैं, आप उसकी भले स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगर अपन स्वामित्व के आधार पर कहें, तो एक होते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होंगे। ठीक है, मेन बात वही है। समस्याओं को देखते हैं, अवसरों की तलाश करते हैं, नए उपक्रम की स्थापना करेंगे और एक बिजनेस मॉडल खड़ा करेंगे। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी उद्यमी। अगर गवर्नमेंट कोई नई चीज़ लाती है ना, जो चीज़ पहले नहीं है लेकिन गवर्नमेंट उस चीज़ को लाती है, तो वो एक तरह से कहलाएगी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के थ्रू भी कोई नया वेंचर ला सकती है, कोई नई चीज़ ला सकती है। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र उद्यमी, इसमें आप देख लो, गवर्नमेंट और प्राइवेट, कोई बंदा प्राइवेट बुद्धि वाला बंदा गया,
प्राइवेट सेक्टर का बंदा गया गवर्नमेंट के पास कि भाई मेरे दिमाग में ये आइडिया है लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, आप हमें ज़मीन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो अपन मिल के काम कर सकते हैं। तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप भी होती सकती है। इसके बाद है कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर। आप जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सबके लिए, सब एक के लिए, इस फंडे पे काम करते हैं, वन फॉर ऑल फॉर वन। ठीक है, तो कभी अमूल आया होगा, सरस आया होगा, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आए तो ये इसी तरह से आए। तो अगर आप ओनरशिप के बेस पे बांटो, आपको बस, अच्छा आप बोलेंगे सर इसका एमसीक्यू कैसे बनेगा, तो देखो वो ये बोल देगा स्वामित्व के आधार पे कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो 3 दे देगा। चौथा कोई ऐसा होगा जो ऑड वन आउट होगा, जो थोड़ा सा अलग होगा, तो आपको पहचानना है कि यार ये स्वामित्व के आधार पे नहीं है। या इससे पहले अपन ने पढ़ा प्रकृति के आधार पे या नेचर के आधार पे, तो नेचर के आधार पे हमने पढ़ा, इंग्लिश में पढ़े, इनोवेटिव है, इमिटेटिव है, फैबियन है, ड्रॉन है, तो कौन सा नहीं है तो एक अलग सा वो दे देगा। तो बस आपको यही पहचानना है। ठीक है, आपका सुना हुआ रहेगा ना तो डेफिनेट आप कर लेंगे, आपको ये सारा याद नहीं करना। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 16 नंबर वाले, 20 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो आपको पूरा याद करना पड़ता। पर अगर आप एक एमसीक्यू लगाना चाहते हो तो आपको सुन लेना है, एक एक शब्द से आप उसका मीनिंग पकड़ने की कोशिश करो और शब्द को अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करो, यही बात है। इसके बाद है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के आधार पे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हो सकता है। मतलब अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आप चीज़ों का उत्पादन करते हैं, सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर हैं। ठीक है, चीज़ों का। अगर आप इंडस्ट्री जो चीज़ें बनाती हैं उनमें डील करते हैं, उनमें कोई एंटरप्रेन्योरशिप लाते हैं, तो आप ट्रेडिंग या मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। अगर आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सर्विसेज देते हैं, नई नई तरह की सर्विसेज देते हैं, जैसे एक ज़माने में ओला, उबर, कैब, ये सर्विसेज नहीं होती थी। ठीक है, ये ओयो होटल वाली सर्विसेज जो अभी हम देखते हैं वो नहीं होती थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्विसेज नहीं होती थी, इतने सारे जिम्स नहीं होते थे, इतने सारे पार्लर्स, स्पाज नहीं होते थे, बॉडी मसाज और ये और वो, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था ग्रो करती है ना, तो सर्विस सेक्टर बढ़ता जाता है। तो सर्विस सेक्टर में जो लोग नई चीज़ ला रहे हैं वो है सर्विस एंटरप्रेन्योर। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप तो इतनी बयार है, उसकी इतनी हवा चल पड़ी है, पूछो मत। और वाकई में सही भी है। देखिए वो कहते हैं ना, एक होता है जॉब सीकर और एक होता है जॉब प्रोवाइडर। आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप लोगों को जॉब देना चाहते हैं, तो चॉइस इज़ योर्स, आप किस में कंफर्टेबल हैं। हर चीज़ सबके लिए नहीं होती। तो कुछ लोग नौकरी करके खुश होते हैं, नौकरी करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और कुछ लोग खुद के बॉस होना चाहते हैं। ठीक है, तो सर्विस एंटरप्रेन्योर। इसके बाद है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, ये भी नई चीज़ आ गई है। अगर आप खेती में रहकर कुछ इनोवेटिव करते हैं, ठीक है ना, तो आपने कोई ग्रीन शेड लगा दिया, कुछ भी आप एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हुए, जो फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह यूज़ होते हैं, वहाँ पे कुछ करते हैं इनोवेटिव, तो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। और अगर आप इन सब का मिक्स करते हैं तो आप कंपोजिट एंटरप्रेन्योर या बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। अगर साइज़ की बात करें, अगर आप स्मॉल स्केल पे हैं, मतलब मान लीजिए कि जैसे आप ही समझ लीजिए, जैसे 1 करोड़ होता है तो उसको अपन माइक्रो बोलते हैं, है ना। 1 से 10 करोड़ के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी इंडस्ट्री में तो आप स्मॉल कहलाते हैं, और 10 करोड़ से 50 करोड़ करते हैं तो आप मीडियम कहलाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। फिर इनका टर्नओवर भी है, 5-5 गुना है, इसका 5 टाइम्स कर लोगे तो इनकी टर्नओवर की लिमिट्स आ जाएगी। इसका टर्नओवर आ जाएगा 5 करोड़ का, इसका टर्नओवर लिमिट है 50 करोड़ तक का, इसका टर्नओवर है लिमिटेड 250 करोड़ तक का। कहने का मतलब है आप इस तरह से भी आपको एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है कि आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं या लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर है या टाइनी या माइक्रो हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं
टोटल 7500 MCQs आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे MCQ हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद है टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप अकेले ही घुस गए हैं, जैसे मान लो मैं खुद को कह सकता हूँ कि मैं सोलो एंटरप्रेन्योर हूँ कि सर आप तो जॉब करते हैं। बिल्कुल मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैं अपना एक वेंचर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं अकेला हूँ तो वो सोलो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। अगर मैं किसी ग्रुप के साथ या कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ मिल जाता तो उसे ग्रुप या को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगर मैं मेरी मिसेस के साथ इंडस्ट्री चलाता या किसी स्टार्टअप में एंटर होता तो उसे जीवन साथी उद्यम या कोप्रेन्योर्स कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है इंस्टीट्यूशनल या कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। अब आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे अपन पढ़ेंगे, पर मैं एक लाइन बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी मान लीजिए मिस्टर ए जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, उनको ये मौका देती है कि आप कंपनी की बाउंड्रीज को समझते हुए कुछ इनोवेटिव लाओ, कोई नया बिजनेस लाओ, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। तो मतलब ये बंदा जो है ना अलग से नहीं कर रहा, ये कंपनी के माहौल में रहते हुए कुछ नया बिजनेस लाइन लाएगा, कुछ नया आउटलेट खोलेगा, कुछ नई चीज़ सजेस्ट करेगा, सर अपन ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो ये एक और चीज़ है जिसको बोलेंगे इंट्राप्रेन्योर। आपका जब दायरा बंधा हुआ होता है, आप कॉरपोरेट में रहते हुए, एक इंस्टीट्यूशन में रहते हुए अपना जो नया नवाचार, जिसको बार बार बोलते हैं नवाचार, नए नए अचार, जैसे अपन घर में नए नए अचार बनाते हैं ना, तो यहाँ अपने आचरण में अपन नई नई चीज़ें करते हैं, कॉल्ड नवाचार। तो अगर आप कॉरपोरेट में रहते हुए करते हैं तो वो उसे अपन कहेंगे इंट्राप्रेन्योर। इसके अलावा सोशल यूटिलिटी के आधार पे कहें तो इंटरप्रेन्योर मॉडल इंटरप्रेन्योर हो सकता है और एक्सप्लॉइटिव भी हो सकता है। यानी जो समाज की सोचता है कि मैं एक ऐसी चीज़ लाऊंगा जो सोसाइटी को बदल के रख देगी, तो आप एक आदर्श उद्यमी हैं। और अगर आपको भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, आपको केवल पैसे कमाने से मतलब है कि मैं पैसे कमाऊंगा और मैं मेरी तरफ से चलूंगा, तो आप एक शोषक उद्यमी हैं। उसे सोसाइटी लॉन्ग रन में पसंद नहीं करती है। आदर्श उद्यमी को ही पसंद किया जाता है इन अ लॉन्ग रन, जो सोसाइटी से जितना लेता है उससे ज़्यादा सोसाइटी को लौटाने की सोच रखता है कम से कम। टेक्निक के बेस पे कहें तो आप टेक्निकल एंटरप्रेन्योर या नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। शब्दों से आपको मतलब समझ में आ रहा है। अगर आप टेक्निक का यूज़ करते हैं, अगर इनोवेशन लाने में टेक्निक यूज़ की है, आप टेकी बंदे हैं या टेक्नो सेवी बंदे हैं, हाई टेक या लो टेक, तो वो वाला कहलाएगा। और अगर आप टेक्निक का इतना कोई रोल नहीं है, कोई मैनुअल तरीके हैं या दूसरे ही तरीके हैं, तो वो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ी चीज़ है ना। बस आपके पास यही है कि एक समस्या आपको दिखाई देनी चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि मेरे अंदर कैलिबर है कि मैं समस्या को दूर कर सकता हूँ। फिर आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना आना चाहिए, क्योंकि देखो भगवान ने पेड़ दिया है तो उसको भरना पड़ता है। आगे जाके शादी होती है, परिवार होता है, माता पिता होते हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंस होती है, तो हमें लगातार पैसा भी कमाना होता है। तो ये जब सब चीज़ें सोच के बिजनेस में घुसना चाहिए। ये केवल बिजनेस ही नहीं है, ये नए तरह का बिजनेस है, तो ये और रिस्की हो जाता है। बाजार में 100 जूतों की दुकान है, आपने 101वीं दुकान खोल ली। बाजार में 50 कपड़े की दुकान है, आपने 51वीं खोल दी। बाजार में 100 सब्जी की दुकान है, आपने एक और खोल दी। इसको अपन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऐसा जैसा किसी ने पहले नहीं देखा, किसी मौजूद चीज़ में ही कुछ चेंजेस ले आना। खैर, अगर मोटिवेशन के बेस पे कहें तो कुछ बंदे होते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर, जो पैसा कमाने के लिए घुसते हैं या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए घुसते हैं, वो प्योर एंटरप्रेन्योर होते हैं।
उनको अपने आप को समझ लो साबित करना होता है, वो उस तरह से प्योर एंटरप्रेन्योर होते हैं। कुछ होते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, जिनके ऊपर एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप लाद दी जाती है। ये जो लालच में आके एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, जैसे मान लो सोलर में स्कीम चल रही है तो वो सोलर बेचने लग जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए बायोगैस प्रोडक्ट में कोई स्कीम चल रही है तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो उनको क्या है, मतलब वो प्रलोभित होते हैं, उनको प्रलोभन में लालच में आके एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एक होते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर हूँ, जिसको एक अभिप्रेरणा मिलती है, जैसे जैसे मुझे सक्सेस मिलेगी तो मैं और मोटिवेटेड होता जाऊँगा और इनोवेशन कुछ ना कुछ लाता जाऊँगा। ठीक है, तो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर आप कैसे एंटरप्रेन्योर हो गए, जिस चीज़ में आप हो उस चीज़ में ऑलरेडी लोग हैं। बिल्कुल ऑलरेडी लोग हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तरीके बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सारा अभी बताऊँगा तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा टॉपिक, लेकिन मैं कुछ ना कुछ नया ला रहा हूँ। ये एक नई प्राइसिंग हो सकती है, ये नई सुपर फास्ट डिलीवरी हो सकती है, ये नया कमिटमेंट लेवल हो सकता है, कुछ भी तरीका हो सकता है, नई मेथडोलॉजी हो सकती है। इसके बाद होते हैं सेल्फ इनिशिएटेड नेचुरल या स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। ये उनको अपन कह लो कि जिनके खून में एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो पैदा ही बिजनेस करने के लिए हुए हैं और वो भी नया बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं, जो सॉरी जो बिल्कुल एक नई चीज़ के लिए आगे बढ़ के आते हैं, तो वो सेल्फ इनिशिएटेड नेचुरल या स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर होते हैं। उनको नौकरी समझ में ही नहीं आ सकती, उनको नौकरी समझ में नहीं आ सकती, वो कुछ नया ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और हो सकते हैं जैसे मेल एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। एज के बेस पे कहें तो अगर कोई बच्चा ही घुस गया तो चाइल्ड एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, जवान सा बंदा घुसा यंग एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, एक बंदा 40-45 साल की एज के बाद घुसा घुसा तो मिडिल एज कहलाएगा, और एल्डरली एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं नौकरी करते हैं पूरा जीवन, उनके मन में एक कसक होती है कि मैं एक, या अपने आप को पहले एक बार वो सेव कर लेते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट। देखो ना, किसी को भी अपने को जज नहीं करना चाहिए। कोई जल्दी एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो भी वो ठीक है, कोई लेट में भी आके एक कुछ करना चाहता है, कर दिखाना चाहता है। आपकी लाइफ है, मेक इट लार्ज, आपकी मर्जी है कि आप किसी को कैसे बड़ा करते हैं। ठीक है, क्षेत्र के आधार पे कहें तो रूरल एरिया से हो सकते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर, शहरी से है तो अर्बन एंटरप्रेन्योर, अगर आपका दायरा एक स्टेट तक है तो आप रीजनल एंटरप्रेन्योर हैं, पूरा देश आपका दायरा है तो नेशनल एंटरप्रेन्योर हैं, और अगर आप पूरे विश्व में कहीं पे भी शुरू करने का जज्बा रखते हैं चीज़ों को तो इंटरनेशनल या ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। एक और बस टाइप है बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब पहले आपके यहाँ इनोवेशन कल्चर नहीं था, आपने पहली बार कोई इनोवेशन लाया है, ठीक है, तो आप कहलाएंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लो मैं हूँ और मान लो मेरी संतानें उसी चीज़ को कंटिन्यू करती हैं, जो एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया गया उसे फिर वो आगे कंटिन्यू करती हैं, तो वो कहलाएंगे सक्सीसर या सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर।